हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरोह भाग 2 कक्षा 12 की बुक का चैप्टर फर्स्ट की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़ेंगे। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। तो आइए हम ये स्टार्ट करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि बताते हैं कि कहीं पथ में रात ना हो जाए, कहीं दिन ढल ना जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मंजिल ज्यादा अब दूर नहीं है, मतलब वो पहुंचने वाला है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ऐसा स्मरण आते ही कि उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और जल्दी रात हो जाएगी, ऐसा स्मरण आते ही जो पंथी होता है उसके पैरों में गति आ जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। वो भले कितना भी थका हुआ हो पूरे दिन का, पर वो अपनी मंजिल को पाने के लिए कि कहीं, और इस व्याकुलता को मन में लिए कि कहीं रात ना हो जाए, उसे मतलब अपने प्रियजनों के पास पहुंचना होता है या अपनी प्रेमिका के पास पहुंचना होता है, अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है, तो उसे बहुत उसके पैरों में गति आ जाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। इस व्याकुलता को मन में लिए कि कहीं दिन ना ढल जाए, कि कहीं रात ना हो जाए। तो आप यहाँ पर पूरी कविता का सप्रसंग ये लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित या रचित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। ये आपको सब में लिखना है, सप्रसंग सब में सेम रहेगा। प्रसंग जो है, आप पहले वाले पैराग्राफ का हम ये प्रसंग लिख सकते हैं कि इस गीत के माध्यम से, या आप चाहे तो ये प्रसंग सब में भी लिख सकते हैं कि इस गीत के माध्यम से कवि ने प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। किस प्रकार प्राणी अपनी लक्ष्य प्राप्ति की गति ढलते दिन के साथ बढ़ा देता है, इसमें कवि ने प्रेम की व्याकुलता का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि कह रहा है, जैसे कि पहले वाले पैराग्राफ में ये पंथी शब्द जो आया था, यहाँ पंथी का मतलब पथिक भी है और यहाँ पंथी का मतलब पक्षी भी है। तो इस पंथी का अर्थ सेकंड वाले पैराग्राफ में लिया जाएगा पक्षी से, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि बच्चे प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब उनकी माँ जो है वो उनके लिए दाना लेकर आएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, या नीड़ों है घोंसला, घोंसला जो चिड़िया बनाती है। नीड़ों से झांक रहे होंगे कि बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हुए घोंसले से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माँ उनके लिए दाना लेकर आएगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चों ये उसे स्मरण आता है कि बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वो घोंसलों से झांक रहे होंगे, और अगर वो घोंसलों से झांकते झांकते गिर गए, ये स्मरण आते ही चिड़िया के परों में तेजी आ जाती है, वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ बढ़ती है ताकि वो अपने बच्चों को दाना दे सके और उनकी देखभाल कर सके। उसके परों में इतनी चंचलता आ जाती है, उसके मन में भी व्याकुलता हो जाती है कि दिन ढलने से पहले उसे अपने बच्चों के पास पहुंचना है, अपने प्रियजनों के पास पहुंचना है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पथ को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि अपने ऊपर लेते हुए कहता है, यहाँ कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मैं किसके लिए मन में व्याकुलता लिए फिरूं, मेरे लिए कौन, मुझसे मिलने को कौन विकल है, मतलब मुझसे मिलने को कौन, यहाँ विकल का मतलब है चंचल या व्याकुल। मैं हूँ किसके हित चंचल, कि मैं किसके लिए अपने मन में व्याकुलता लिए फिरूं, या मैं किसके लिए इंतजार करूं, या मैं किसके लिए पथ पे बढ़ूं कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रेमिका तो अब मर चुकी है, वो इस संसार में अकेला हो चुका है। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को भरता उर में विहलता है, कि जैसे ही यह प्रश्न उसके मन में आता है कि अब उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, तो यह उसके कदमों को ठंडा कर देता है, मतलब उसके कदमों को और धीमा कर देता है। उसके मन में एक विचलता आ जाती है कि वो अब इस दुनिया में अकेला रह चुका है, उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि
उसको रात होने से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ना तो प्रेमिका रही है इस दुनिया में और ना उसका कोई प्रियजन बचा है जो उसकी इंतजार करे कि वो कब आएगा। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। पहले वाले पैराग्राफ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी में, ये सब में रिपीट हो रहा है, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जल्दी जल्दी। यहाँ खड़ी बोली का कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सरल, सुबोध व प्रभावमयी है और इसमें वियोग श्रृंगार रस की महत्ता है। पूरी कविता में वियोग श्रृंगार रस की महत्ता है। सेकेंड वाले पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में चिड़िया का उदाहरण लिया गया है कि वो अपने बच्चों की प्रतीक्षा को खत्म करते हुए वहां पहुंचने की पूरी व्याकुलता रखती है मन में। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है, कवि ने यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। थर्ड पैराग्राफ में मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, इन दोनों पंक्तियों में प्रश्न अलंकार की महत्ता है। और यहाँ पर इसमें जो है, आप काव्य सौंदर्य में एक और लाइन लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कवि बिना लक्ष्य के रात का सफर तय कर रहा है, क्योंकि उसका कोई अब प्रियजन बचा नहीं है जो उसका इंतजार करे कि वह आएगा। यहाँ मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है। अब हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे कविता के साथ। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगे इन कथनों का क्या आशय है। तो पहला कथन देखते हैं। जग जीवन का भार लिए घूमने से कवि का अभिप्राय है कि वह सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभा रहा है। वह भी आम जनता की तरह पिता, पति, बेटे, दोस्त आदि कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, मतलब उन्हें पूर्ण कर रहा है, तथा वह समान रूप से सुख दुख भी झेल रहा है, मतलब उसके जीवन में सुख दुख जो आ रहा है वो उन्हें भी झेल रहा है और वो सांसारिक जो कर्तव्य है उनका भी निर्वाह कर रहा है। सेकेंड वाला कथन ये है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस कथन से कवि का तात्पर्य है कि वह संसार की अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देता है तथा सांसारिक बाधाओं से डरकर नहीं, डटकर सामना करता है। वह बेकार बातों को नजरअंदाज कर सिर्फ प्रेम का संदेश लोगों में बांट रहा है। सेकेंड वाला, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ दाना मतलब है बुद्धिमान और नादान मतलब है जो मूर्ख होते हैं। तो कवि ने ऐसा यहाँ इसलिए कहा है, उदाहरण लेते हैं हम, जिस प्रकार जहाँ राजा होता है वहाँ रंक भी होता है। यहाँ राजा हम बुद्धिमान ले सकते हैं और रंक जो है वो मूर्ख ले सकते हैं भी होता है। ठीक उसी प्रकार जहाँ दाना होता है वहाँ नादान भी होता है। कवि का मानना है कि नादान ब्रैकेट में मूर्ख व्यक्ति आप लिख सकते हैं, सांसारिक भोग सामग्रियों के माया जाल में फंस जाता है तथा वह इस निरर्थक मानते हुए भी इसका अहंकार लिए है। वह सच्चे ज्ञान के अभाव में इसे ही सत्य मान लेता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति सच्चे ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा रखता है और सांसारिक जाल से बच जाता है। अतः संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं। संसार में सभी प्रकार के होते हैं। राजा होता है तो रंक भी होता है, अमीर होता है तो गरीब भी होता है, बुद्धिमान होगा तो मूर्ख भी होता है। इसी प्रकार संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं। थर्ड वाला, मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इस पंक्ति में मैं और जग और कहाँ का नाता 3 बार और की आवृत्ति हुई है। इन तीनों और का अपना अपना मतलब है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले और में कवि ने स्वयं को आम आदमी से अलग बताया है, क्योंकि वह आम आदमी की भांति सांसारिक भौतिक सामानों के जाल में नहीं फंसते। दूसरा और जग वाला, मैं और दूसरे और में कवि ने अपने संसार को आम संसार से अलग बताया है। उनके संसार में प्रेम व मस्ती है तथा आम संसार में सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की होड़ लगी हुई है।
और कहाँ का नाता, तीसरे वाले और में कवि ने अपना और संसार का कोई मेल नहीं बताया है कि उसका संसार और हमारा मतलब आम आदमी का जो संसार था वो दोनों अलग अलग है, और वो और इस संसार का कोई मेल नहीं है, मतलब दोनों कभी एक नहीं हो सकते। चौथा वाला, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। यहाँ कवि शीतल वाणी में आग से यह अभिप्राय लेते हैं कि जब उनके मन में जो उनकी प्रियतमा, उनकी प्रेमिका की जो छुपी हुई यादें हैं, जब वो उन्हें बार बार याद आती है तो उनका जो मन होता है, उनका जो हृदय होता है, वो पीड़ा और रुदन से भर जाता है, जो कि सबके समक्ष एक गीत के माध्यम से निकलता है, जो कि बहुत ही शीतल और मधुर वाणी से संजोया होता है। परंतु यह शीतल और जो मधुर वाणी है वो उनके अंतर मन में दुख की ज्वाला जो होती है वो उसकी तरह जल रही होती है, मतलब वो अंदर से पूरी तरह से दुखी होते हैं, पर जब वो ये दुख अपने लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वो लोगों को एक गीत की तरह लगता है जो कि बहुत शीतल होता है। फिफ्थ वाला, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ कवि बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माता का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब उनकी माँ उनके लिए दाना लेकर आएगी, तो वो इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होते हैं, मतलब घोंसलों से झांक रहे होते हैं कि कब उनकी माँ आएगी और वो उनके लिए दाना लेकर आएगी और उन्हें दाना देगी। सिक्स्थ वाला, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी आवृत्ति से कविता की यह विशेषता पता चलती है कि पथिक रात होने से पहले अपने प्रियजनों के पास पहुंचने को व्याकुल है, तथा वह पूरे दिन का थका हारा भी बस अपने लक्ष्य की ओर चला जा रहा है। इस व्याकुलता को हृदय में लिए कि कहीं दिन न ढल जाए, कि कहीं रात न हो जाए, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कविता के आसपास, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो कविता के माध्यम से हमें कवि ने बताया था कि जो संसार की अनावश्यक बातें होती है हमें उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। सांसारिक जो मोह माया मोक्ष प्राप्ति की जो होड़ है हमें उससे दूर रहना चाहिए, माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, और हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं इच्छाओं को सीमित दायरे में रखना चाहिए। हमें जो भी मतलब मुसीबतें आए उनका डर कर नहीं डट कर सामना करना चाहिए। हमें जीवन को अपने अनुसार जीना चाहिए, प्रेम व मस्ती से जीना चाहिए, और बाकी सारे लोगों को भी यही बताना चाहिए कि उन्हें अपना जीवन मस्ती से, खुशी से और अपने हृदय अनुसार जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और सारे संसार में हमें मस्ती का संदेश देना चाहिए। संसार से मिले हमें जो भी कष्ट है उन्हें मतलब हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, और मन में जो हिम्मत है हमें वो कभी नहीं खोनी चाहिए, और हम स्वयं खुश रहकर और दूसरों को खुश रखकर अपने आसपास का माहौल मस्ती भरा कर सकते हैं। आपसदारी, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस कविता का आपको कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें। तो इसकी चर्चा आप स्वयं करें, और हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको इस चैप्टर में से दोनों कविताओं की व्याख्या कॉपी में करनी है, और कविता के साथ वाले प्रश्न और कविता के आसपास वाला जो प्रश्न है वो आपको कॉपी में उतारना है, और कवि का कवि परिचय भी आपको कॉपी में करना है, क्योंकि 12th में कवि परिचय अधिकतर आया करते हैं पेपर में। धन्यवाद।